स्टेट को यूज करने वाले हैं। इसके पहले हमने स्टेट को क्लास कंपोनेंट में यूज किया, आज हम फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन को शेयर करता हूं और इसके बाद अपना VS कोड को ओपन कर लेता हूं और यहाँ पे एक नया कंपोनेंट बनाता हूं। कंपोनेंट फोल्डर के अंदर अब इसका नाम देता हूं फंक्शनल काउंटर .js। अभी तक इस नाम का कोई भी इसमें कंपोनेंट नहीं है, तो मैंने नाम क्या रखा, फंक्शनल काउंटर, है ना। ये देखिए यहाँ पे है ये नाम, एक बार फिर से देख लेते हैं। फंक्शनल काउंटर .js। अब चूंकि फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर हमें बनाना है बट स्टेट को यूज करना है। जब हम क्लास कंपोनेंट बनाते थे तो वहाँ पे रिएक्ट कंपोनेंट को इंपोर्ट करते थे। अभी हम स्टेट को यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूज स्टेट को इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। ये यूज स्टेट बेसिकली कंपोनेंट की तरह ही वैल्यू अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाया, ठीक है, और लगाने के बाद हमने यहाँ पे रिटर्न किया है। रिटर्न में क्या किया, div, और div के अंदर एक और div जहाँ पे मैं काउंटर की वैल्यू को प्रिंट करना चाहता हूँ इन बाइंडिंग एक्सप्रेशन। ठीक है, और ये div जो हमारा बंद हुआ, इसके अंदर एक और div ले लेते हैं। इसके अंदर एक बटन होगा, बटन के लिए नॉर्मल एक बटन बना लेते हैं, ऑन क्लिक
इक्वल टू इंक्रीमेंट, और बटन को यहाँ पे बंद कर देते हैं और इस बटन का नाम क्या दे देते हैं, इंक्रीमेंट। जो फंक्शन क्रिएट किया हूँ वो आपका ES6 फंक्शन है, क्योंकि ES6 फंक्शन बनाने से पहले आपको यहाँ पे एरो ऑपरेटर वगैरह लगाना होता है, ये उसका सिंटेक्स है। और आगे आने वाला जितने भी फॉर्म्स बनने वाले हैं, फॉर्म्स कहने का मतलब फॉर्म के अंदर अगर रेडियो बटन लेना हो, बटन लेना हो, टेक्स्ट बॉक्स लेना हो, चेक बॉक्स लेना हो, इन सब चीज़ों को यूज करने के लिए ES6 फंक्शन ही ज़्यादातर यूज होगा, क्योंकि ये लाइटवेट है और फास्ट भी है, और रिएक्ट का ये स्टैंडर्ड यानी जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड है। तो कोई भी चीज़ जब नया आता है तो पुरानी चीज़ों की ड्रॉबैक को अवॉइड करके एक नया नाम दिया जाता है। तो जावास्क्रिप्ट के जो भी परफॉर्मेंस इशू था उसे अवॉइड करके एक नया नाम दिया गया JS6, जो बेसिकली वर्चुअल डोम पे लोड होता है, जबकि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट रियल डोम पे लॉन्च होता है। और ये दोनों का डिफरेंस आप सभी को पता है। वर्चुअल डोम जब लोड होता है तो उतना ही एरिया को लोड करता है जितनी एरिया रिक्वायर्ड है, जबकि अगर रियल डोम की बात करें तो उसमें अननेसेसरली पूरे पेज लोड होता है। समझ गए? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे बना दिया। रिटर्न को मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ, और बंद करने के बाद इसे एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शनल काउंटर। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू को जो भी है, जितने बार बटन आप क्लिक करेंगे काउंटर का वैल्यू हर बार 1 से इंक्रीमेंट होता जाएगा। अभी आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि वी आर कॉलिंग recursion function here, but this is not recursion, this is function inside a state। अगर यूज स्टेट एक फंक्शन है, प्रीडिफाइंड फंक्शन है, तो इसका रेफरेंस किसके पास है, काउंटर वेरिएबल के पास और सेंट काउंटर के पास। अच्छा, इसके पहले वाले सेशन में आप लोगों ने स्टेट बनाया, तो वहाँ पे स्टेट बनाने के लिए क्लास कंपोनेंट में सबसे पहले दिस कीवर्ड आपने लगाया। मैं सर पिछला भी स्टेट दिखा रहा काउंटर हूँ, क्यों लिखेंगे? ये फंक्शन का नाम ये कुछ भी हो सकता है मधु, ये दोनों जो नाम है कुछ भी हो सकता है, ये आइडेंटिफायर है, बट ये जो नाम है ये प्रीडिफाइंड है, इस क्योंकि ये फंक्शनल नाम को आपने यूज रिएक्ट करेंगे से तो लिया है। यूज स्टेट लगाना पड़ेगा। हाँ, अगर आप किसी फंक्शन को बनाना चाहते हो, स्टेट के चीज़ों को आप फंक्शन के साथ यूज करना चाहते हो, तो आपको यूज स्टेट से उसे इनिशियलाइज करवाना होगा। एक तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे यूज स्टेट का रेफरेंस काउंटर और सेट काउंटर दोनों के पास असाइन हो रहा है। जबकि अगर क्लास कंपोनेंट की बात करें तो क्लास कंपोनेंट में हम लोगों ने क्या किया था, दिस डॉट स्टेट यूज किया था। यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का काम कर रहा था, दिस डॉट स्टेट, और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू को हमने साइन कर लिया था, और ये काउंटर वेरिएबल बेसिकली इसी स्टेट के अंदर डिक्लेयर किया गया था। और स्टेट ये भी कहता है कि हम लोग भी जो है एक वेरिएबल ही हैं, लेकिन ये प्लेस बनाता है वेरिएबल डिक्लेयर करने का। जैसे स्टेट के अंदर काउंटर, आज आपने असाइनमेंट में 3-4 वेरिएबल बनाए हैं स्टेट के अंदर, और जो भी वेरिएबल्स इस स्टेट के बाहर एक्सेस होना होगा उससे दिस कीवर्ड के साथ ही एक्सेस होना होगा जब क्लास कंपोनेंट के अंदर आप स्टेट को यूज करोगे। जबकि फंक्शनल कंपोनेंट में ऐसा नहीं है। फंक्शनल कंपोनेंट का अगर आप लोग देखोगे तो फंक्शनल काउंटर में हमने क्या किया है कि एक नॉर्मल फंक्शन बनाया, और फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया और एक फंक्शन बनाया, और वेरिएबल और फंक्शन दोनों को हमने एक लिस्ट में ले लिया, और इस दोनों को एक साथ इनिशियलाइज करवाया यूजर स्टेट से। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टेट के अंदर काउंटर है और स्टेट के अंदर ही सेट काउंटर फंक्शन है। तो सेट काउंटर यहाँ पे फंक्शन है कि जैसे ही आप यहाँ पे इंक्रीमेंट फंक्शन को कॉल करोगे, व्हेन यू क्लिक ऑन बटन, बटन डायरेक्टली किस फंक्शन को कॉल करेगा, इंक्रीमेंट को। और जैसे ही इंक्रीमेंट कॉल होगा तो क्या कॉल करेगा, सेट काउंटर। और जब सेट काउंटर कॉल होगा तो क्या करेगा, काउंटर की इनिशियल वैल्यू अगर 0 मिला है तो हर बार वो क्या करेगा, 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। तो जितनी बार भी आप इस बटन को क्लिक करोगे उतनी बार काउंटर का वैल्यू अपडेट होगा विद द हेल्प ऑफ इंक्रीमेंट फंक्शन। बेसिक इंक्रीमेंट फंक्शन यहाँ पे ES6 फॉर्मेट में है,
ठीक है। लेकिन कॉल तो हम उससे बटन क्लिक पे ही कर रहे हैं, बटन के ऑन क्लिक पे कर रहे हैं। लेकिन आगे आने वाला जो भी आपको सेशन मिलेगा उसमें बटन के अंदर ऐसे ऑन क्लिक से नॉर्मल फंक्शन को कॉल नहीं करना है। आगे आने वाला है फॉर्म्स में नॉर्मल फंक्शन बहुत कम बनाना है, ये 6 ही ज़्यादा बनेगा। और बटन ऑन क्लिक पे हम लोग फंक्शन जावास्क्रिप्ट की तरह कॉल नहीं करने वाले हैं। आने वाले सेशन में एक फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म में एनजी सबमिट को कॉल करेंगे। ठीक है, एनजी सबमिट नहीं, ऑन ऑन सबमिट। और बटन आपका एक सबमिट टाइप का रहेगा, क्योंकि नॉर्मल बटन और सबमिट बटन में यही अंतर है। अभी जो ये बटन बनाया हूँ ये बटन नॉर्मल बटन है, और जब भी आप नॉर्मल बटन बनाते हो तो उसे फंक्शन को आपको कॉल करवाना पड़ता है। जबकि सबमिट बटन लेते हैं तो पूरे फॉर्म के डेटा को आप कहीं भी भेज सकते हैं, यानी पूरे फॉर्म को आप कंट्रोल कर सकते हैं ऑन दैट बटन क्लिक। लेकिन ये जो नॉर्मल बटन है, ये नॉर्मल बटन सिर्फ एक बार में एक ही फंक्शन को कॉल कर सकता है। अगर सबमिट बटन की बात करूं, और सबमिट बटन में अगर पूरा फॉर्म कॉल हो रहेगा और फॉर्म के अंदर मान के चलिए सैकड़ों फंक्शन अगर काम कर रहे होंगे, तो जितने भी आपके कंट्रोल्स हैं रिएक्ट में वो सारे कंट्रोल्स के लिए अलग अलग फंक्शन बनेगा। तो उस केस में एक सिंगल सबमिट बटन चलता है और वहां पे कोई ऑन क्लिक नहीं लगता। बस एक फॉर्म का आईडी डिफाइन करना होता है, एट्रीब्यूट डिफाइन करना होता है, और उसी एट्रीब्यूट से सारे फंक्शन कंट्रोल हो जाते हैं। क्योंकि अभी ये नॉर्मल बटन है, तो नॉर्मल बटन की कैपेसिटी जो होता है वो एट ए टाइम एक ही फंक्शन को कॉल करने का कैपेसिटी होता है, एक से ज्यादा फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता। समझ गए? तो आप इसको एक बार सेव करते हैं, और सेव करने के बाद ऐप डॉट जेएस में कॉल करते हैं और देखते हैं कि क्या बटन क्लिक इस फंक्शन को कॉल कर पा रहा है, और इंक्रीमेंट क्या सेट काउंटर को कॉल कर पा रहा है। ठीक है, आज एक बार फिर से बताना चाहूँगा, सेट काउंटर कोई प्रीडिफाइंड चीज़ नहीं है, ये यूजर डिफाइंड है। इसका नाम आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसे यूजर डिफाइंड क्यों कहा जा रहा है, मीन्स वहां पे इसके 2 कई क्यों रीजन लिए है। हैं? एक वेरिएबल है मधु, और दूसरा फंक्शन है। अगर ये फंक्शन नहीं होता मधु, तो क्या हम इसके बाद ब्रैकेट लगाते ये वाला? नहीं लगाते ना। और ये वेरिएबल अगर नहीं है तो क्या हम +1 यूज करते उस वेरिएबल के साथ? क्योंकि फंक्शन के साथ तो +1 यूज नहीं होता है, जब भी यूज होता है तो वेरिएबल के साथ ही कोई मॉडिफिकेशन या मैनिपुलेशन किया जाता है। समझ रहे बात को? तो सेट काउंटर एक फंक्शन है और काउंटर एक वेरिएबल है, और ये दोनों नाम एक आइडेंटिफायर है जो किसी भी नाम का हो सकता है। आप इसे काउंटर की जगह काउंट ले लो, सेट काउंटर की जगह सेट काउंट ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क यहाँ से जरूर पड़ जाता है कि अगर आपने यूज स्टेट की जगह कुछ और लिख दिया तो फिर एरर आ जाएगा। क्योंकि यूज स्टेट जो है वो प्री डिफाइंड है, वो रिएक्ट का है, रिएक्ट के लाइब्रेरी में बना हुआ है। जिस प्रकार से हम लोगों ने क्लास कंपोनेंट को यूज करने के लिए कंपोनेंट को इंपोर्ट किया था, सेम उसी प्रकार से यूज स्टेट को कॉल करने के लिए यूज स्टेट को इंपोर्ट करना पड़ा। समझ गए? अब ये यूज स्टेट क्या करेगा, काउंटर को 0 से इनिशियलाइज करा देगा, और सेट काउंटर को भी आपको असाइन कर देगा वैल्यू, जो भी असाइन करना होगा रेफरेंस उसका। और इसके बाद जैसे ही इंक्रीमेंट फंक्शन कॉल होता है, इंक्रीमेंट एक ES6 फंक्शन है, इसे बटन के क्लिक पे कॉल किया गया है। और रिएक्ट में फंक्शन कॉल कैसे होता है आप लोग सभी लोग जानते हैं। ठीक है, बाइंड एक्सप्रेशन के अंदर उस फंक्शन को कॉल कर लिया गया है, और जैसे ही आप बटन क्लिक करोगे ये फंक्शन एक्टिव हो जाएगा। और जब ये फंक्शन एक्टिव हो जाएगा तो क्या करेगा, सेट काउंटर को कॉल करेगा, और इसके अंदर वैल्यू अपडेटेड वैल्यू हमेशा पास करता चला जाएगा। ठीक है, अब मैं शेप करके इसको कॉल करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम स्टेट के वेरिएबल और फंक्शन दोनों को यूज कर पाते हैं। ये रहा हमारा ऐप डॉट जेएस फाइल, और यहाँ से मैं एक्स्ट्रा जो भी कंपोनेंट कॉल किया हूँ इसे हटा देता हूँ, और फ्रेश में फंक्शनल कंपोनेंट फंक्शन काउंटर नाम से बनाया है उसे कॉल कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मुझे npm स्टार्ट करना होगा, तो चलिए यहाँ से npm को स्टार्ट करते हैं। रिएक्ट ऐप फर्स्ट ऐप cmd।
npm start, आपके सामने एक बटन और एक वेरिएबल का वैल्यू दोनों शो हो रहा है। जैसे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, वेरिएबल का वैल्यू अपडेट होकर के आपको शो हो जाता है। तो इससे अभी आपको ये समझ में आया कि स्टेट के अंदर अगर वेरिएबल और फंक्शन दोनों डिक्लेयर करना हो तो किस प्रकार से किया जा सकता है। ये भी स्टेट ही है, बट क्लास कंपोनेंट के स्टेट और इसके स्टेट में बस फर्क इतना है कि जब भी आप क्लास कंपोनेंट के अंदर स्टेट बनाते हैं तो वहाँ पे दिस के साथ स्टेट को कॉल किया जाता है, और चाहे वो डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल हो या इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल हो, क्लास के अंदर हमेशा आप दिस का प्रयोग करते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट में आपको यूज स्टेट को यूज करना है और यहाँ पे दिस कीवर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं सेट काउंटर और काउंटर को मैं बड़े प्यार से यहाँ पे एक्सेस कर पाया हूँ, बट इसी काम को अगर आप क्लास कंपोनेंट में करते तो दिस डॉट काउंटर लगाना होता, क्योंकि आज वाला असाइनमेंट में हमने 3 नंबर मैक्सिमम निकालने के दिया था क्लास कंपोनेंट से यूजिंग स्टेट। तो वहाँ पे आपको हर वेरिएबल के साथ दिस और स्टेट दोनों लगाना होगा। क्या जी फिरदौस? दिस डॉट स्टेट डॉट num1 और जी दिस सर। डॉट स्टेट डॉट num2, और इसी के साथ आपने कंडीशनल रेंडरिंग फायर किया होगा। जी सर। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट num1 num2 एक्सेस करोगे ना तो सीधा वेब ब्राउजर में क्या एरर देगा, num1 नॉट डिफाइंड, num2 नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आप इसको पहचान नहीं पाओगे भाई ऐसा क्यों आ रहा है। हालांकि यही एरर शहजाद वाला लैपटॉप में भी आ रहा था, नहीं शहजाद? फर्स्ट टाइम हम जब लोग मैंने यही कर बताया कि दिस कीवर्ड फर्स्ट लगाइए टाइम भाई हर वैसे ही जगह। लगा। हाँ, क्योंकि हम लोग जावास्क्रिप्ट का डेवलपर है ना, तो हम लोग तो जावास्क्रिप्ट की तरह ही से सोचेंगे, यस या नो। बट हम लोग सर रिएक्ट पे अपडेट हो रहे हैं भाई। अपडेट होने के लिए ना बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ता है, नए चीजों को अडॉप्ट करना पड़ता है, पुरानी चीजें धीरे धीरे रिप्लेस होती चली जाती है उसी के अंदर, यस या नो। तो इस यस तरीके सर। से अभी आपने देखा स्टेट इनसाइड फंक्शनल कंपोनेंट। अब मैं बताता हूँ कि रिएक्ट में कंडीशन कैसे लगाया जाता है। हालांकि कंडीशन वही है, वही ई फॉर एल्स, लेकिन मान के चलो अगर डिव को हमें कंडीशनल अगर दिखाना हो कि भाई अगर हम ऐसा करें तो ये डिव दिखना चाहिए, ऐसा करें तो ये डिव दिखना चाहिए, तो उसके लिए भी आप कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल रेंडरिंग और इसके बाद कंडीशन रेंडरिंग यूजिंग एलिमेंट्स, ये दो आगे आने वाला टॉपिक है। फिर टर्नरी ऑपरेटर भी कैसे यूज करते हैं बताऊंगा। स्विच केस वगैरह सब नॉर्मल ही है, सब वैसे ही चलता है। लिस्ट रेंडरिंग है आगे, ठीक है, और लिस्ट रेंडरिंग का सेकंड मेथड्स भी है। इसके बाद लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को भी आप रेंडर कर सकते हो, क्योंकि जितने आप कॉम्प्लेक्स टाइप में जाते हो उतना ही आपके लिए फायदा हो जाता है कि प्रोजेक्ट में आप काम कर सकते हो। इसके बाद फिर हम फॉर्म पे चलेंगे। तो जब फॉर्म पे चलेंगे तो सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स का इनपुट लेकर के दिखाएंगे कि बाकी सारे टेक्नोलॉजी में तो आपने टेक्स्ट बॉक्स का इनपुट लिया। जैसे जावास्क्रिप्ट की अगर बात करूँ तो वहाँ पे इनपुट कैसे लिए हम लोग, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, टेक्स्ट का आईडी पास की और वहाँ से आईडी गेट कर ली, वैल्यू गेट कर लिए। अगर इसकी बात करें, एंगुलर की बात करें तो वहाँ पे एनजी मॉडल डिफाइन करके उसकी आईडी वैल्यू गेट कर लिए। रिएक्ट में थोड़ा कहानी अलग है भाई, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू कैसे लिया जाएगा। हालांकि ये भी थोड़ा आगे है, बट उससे पहले कंडीशनल वगैरह कैसे लगाया जाता है डिव के साथ, कंडीशनल रेंडरिंग जिसको बोलते हैं रिएक्ट में, वही कंडीशनल स्टेटमेंट और कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट जो हम लोग बेसिक में पढ़ते आए हैं, उसी का नाम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है। और रिएक्ट में इसको कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं बोलिएगा, कंडीशनल रेंडरिंग बोलिएगा। ठीक है, इन रिएक्ट कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं बोलना है, क्या बोलना है, कंडीशनल रेंडरिंग। काम वही कर रहा है, प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन नाम चेंज हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इस कोड को मैं आपके लिए नोट्स में रख लेता हूँ ताकि मैं आपको बाद में भेज पाऊँ। use the state inside
फंक्शनल कंपोनेंट। अब आगे चलते हैं, कंडीशनल रेंडरिंग पे फोकस करते हैं। कंडीशनल रेंडरिंग पे फोकस करने से पहले एक नया कंपोनेंट बनाता हूं जिसका नाम देता हूं कंडीशनल कंपोनेंट, राइट। ठीक है, अब इसके बाद उसी तरीके से जस्ट प्रीवियस जो एग्जांपल दिया था, स्टेट को हमने इंपोर्ट किया और इसके बाद एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन कंडीशनल। ऐसे देखिए एक चीज और है यहाँ पे, आप इस तरीके से भी स्टार्टिंग में फंक्शन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और नहीं करिएगा तो लास्ट में तो खैर हम लोग करते आए ही हैं। एक बार स्टार्टिंग में भी करके देख लेते हैं कि क्या वैसा ही काम करता है या कुछ अंतर है इसमें। तो हमने नाम क्या दिया है कंडीशनल का, CONDITIONAL कंपोनेंट। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट किया, बॉडी स्टार्ट किया। इसके बाद कॉन्स्ट से हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाया जिसके अंदर एक वेरिएबल है और एक फंक्शन है, बिल्कुल लास्ट असाइनमेंट की तरह। यूज स्टेट से इसको इनिशियलाइज करा दिया, जिसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू इस बार ट्रू सेट किया हूँ। पीछे वाले एग्जांपल में हमने 0 सेट किया था, क्योंकि यहाँ पे मैं बुलियन वेरिएबल के साथ काम करना चाहता हूँ। इसके पीछे वाले एग्जांपल में हमने इंटीजर वेरिएबल के साथ काम किया था। अब मैंने डिस्प्ले को ट्रू सेट किया, यानी अगर आप कंडीशन डिस्प्ले पे लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज का क्या है, ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू है तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये वर्क करेगा। ट्रू की जगह अगर फॉल्स होगा तो उसके अकॉर्डिंग काम करेगा, है ना। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कंडीशन लगाया इफ डिस्प्ले, है ना, और इसके बाद क्या लिखा, रिटर्न डिव, और इसके अंदर क्या दिया, H4, दिस इज कंडीशनल कंपोनेंट। ठीक है, और डिव को हमने बंद कर दिया। बंद करने के बाद सेमी कोलन से टर्मिनेट कर दिया, और इफ का बॉडी हमारा यहाँ पे खत्म होता है। देखिए जी, आप लोग सभी प्रोग्रामर हैं, प्रोग्रामिंग आपने बेसिक से किया हुआ है, तो ये लॉजिक भी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि हमने एक वेरिएबल के ऊपर कंडीशनल लगाया है कि अगर डिस्प्ले का वैल्यू ट्रू है तो डिस्प्ले का बॉडी एग्जीक्यूट होना चाहिए। और डिस्प्ले के बॉडी में क्या है, दिस इज कंडीशनल कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग 4। ठीक है, बट अगर डिस्प्ले का वैल्यू आपने फॉल्स कर दिया ट्रू के जगह पे, तो क्या होगा, एल्स लगा देते हैं उसके लिए, एल्स रिटर्न div H4, ठीक है, नथिंग टू डिस्प्ले। ठीक है ना, और इसको बंद कर दिया। बिल्कुल कंडीशनल रेंडरिंग है, यहाँ पे वापस हमने एक्सपोर्ट कर दिया इसको। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज आप देख सकते हैं कि ऊपर में हमने जब कंडीशनल कंपोनेंट को एक्सपोर्ट किया तो नीचे मना कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को हटा देंगे। ठीक है, अब ये ठीक हो जाएगा। तो मैं बेसिकली टेस्ट कर रहा था कि क्या ऊपर से ही काम कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है आप लोग अपने पीसी में टेस्ट करिएगा कि अगर फंक्शन के साथ एक्सपोर्ट लगा दिया जाए तो फिर नीचे एक्सपोर्ट लगाने की आवश्यकता शायद ना पड़े। ये टेस्ट आप लोग अपने एंड पे कर लेना। अभी मैंने क्या किया है, ई फॉर एल्स कंडीशन लगाया है कि डिस्प्ले का वैल्यू बाय डिफॉल्ट ट्रू है। ठीक है, अच्छा सेट डिस्प्ले को मैं अभी यहाँ पे यूज में नहीं ले रहा हूँ,
तो इसे आप बाद में देख सकते हैं, ठीक है। अभी इसका यूज़ नहीं है, अगर यहाँ से हटा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार टेस्ट कर लेता हूँ कि यस काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अकॉर्डिंग टू इनपुट ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मुझे कंडीशनल कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, और चलिए यहाँ पे हम कंडीशनल कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। और एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे app.js के अंदर जाना होगा, और यहाँ पे अच्छा एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट के लिए यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर आप कंपोनेंट को डिफाइन नीचे कर देते हो तो उसका लाइब्रेरी अपने आप ही इंपोर्ट हो जाता है। आप देख सकते हो अपने आप ही इंपोर्ट हो गया ऊपर, आपको ये लाइन पहले से लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो कब ये चीज़ का फ़ायदा होगा, मान के चलिए अगर आप कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट ढेर सारा कंपोनेंट बनाते हो, नेस्टेड कंपोनेंट में आप काम कर रहे हो, अभी तो हम एक सिंगल कंपोनेंट के अंदर काम कर रहे हैं एक ही फोल्डर के अंदर। कई बार जब बड़े लेवल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उसमें कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट हो जाते हैं, तो वैसे केस में आप कितने याद रखोगे भाई कौन सा पेरेंट है, उसके अंदर चाइल्ड क्या है। तो रिएक्ट ने बहुत सीधा काम किया है कि भाई अगर आपको पूरी डायरेक्टरी याद नहीं है, फोल्डर के अंदर फोल्डर याद नहीं है, तो वैसे केस में सिंपल आप उसके कंपोनेंट को कॉल कर दो, वो अपने आप ही उसको इंपोर्ट कर लेगा। ये बहुत अच्छी बात है रिएक्ट की, बाकी हर जगह पे ऐसा नहीं होता है। अब कोई भी लैंग्वेज उठा करके देख लो, सबसे पहले पैकेज आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा तभी उसका क्लास और कंपोनेंट को यूज कर पाओगे। लेकिन रिएक्ट ऐसा कहता है कि आप क्लास कंपोनेंट को यूज कर लीजिए, पैकेज हम ढूंढ लेंगे, पैकेज हम ढूंढ लेंगे। इसीलिए रिएक्ट फास्ट है इन सब चीजों में, समझ गए ना। ये थोड़ा अलग ही फीचर है और बड़ा अच्छा फीचर है एक तरह से देखा जाए तो। क्योंकि सिचुएशन आप सोचिए जरा कि अभी तो एक सिंगल कंपोनेंट है, अगर कई सारे नेस्टेड कंपोनेंट होते कितने कितने याद रखते आप, है ना। अगर जरा सा भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तब तो रीड ही ना करे। तो रिएक्ट ने फीचर आपको बहुत बढ़िया दिया हुआ है भाई, क्लास कंपोनेंट या कंपोनेंट को कॉल करिए, उसका पैकेज अपने आप ही इंपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं, चूंकि अभी हमारा डिस्प्ले का जो वैल्यू है वो ट्रू है, तो इस हिसाब से ये वाला डिव रेंडर होना चाहिए। क्या है इस डिव में, तो इस डिव में है दिस इज कंडीशनल कंपोनेंट, ठीक है। तो क्या दिखना चाहिए, दिस इज कंडीशनल कंपोनेंट। तो एक बार चेक कर लेता हूँ, यहाँ पर दिस इज कंडीशनल कंपोनेंट आ रहा है। अब मैं एक बार वैल्यू को चेंज करके देखता हूँ, ट्रू की जगह हमने फॉल्स कर दिया। इस बार हमारा इफ पार्ट फॉल्स हो जाना चाहिए और एल्स पार्ट ट्रू हो जाना चाहिए। सेव करते हैं, नथिंग टू डिस्प्ले, यानी हमारा कंडीशनल रेंडरिंग रिएक्ट के अंदर काम कर रहा है। इसमें कुछ ऐसा विशेष तो नहीं है कि आपको मैं यहाँ बहुत ज़्यादा डिस्कस करूँ। कंडीशनल रेंडरिंग यूजिंग एलिमेंट्स का मतलब क्या है, अब उसको समझते हैं। ये तो हमारा कंडीशनल रेंडरिंग हो गया, यहाँ पे कुछ ऐसा खास नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। क्या जी ये लॉजिक सबको समझ में आ रहा है ना, कि समझाने की जरूरत है। सर इसमें अलर्ट कंसोल तो काम करेगा ना? सब करेगा, उसकी जी सर। चिंता नहीं है, ठीक है। जब आपने HTML का रेगुलर टैग यूज कर लिया तो कैलकुलेट में अगर आप स्क्रिप्ट के फंक्शन वगैरह बनाओगे तो क्या अलर्ट काम नहीं करेगा। अलर्ट भी काम भी तो करवाया हम लोगों ने, हमने भी काम करा शायद अलर्ट, कभी कभी हमने देखा भी अलर्ट को यूज करके, आप लोग शायद नहीं देखे होंगे। जैसे अभी आप लोग फंक्शन वगैरह जो कॉल करते हैं ना बटन के क्लिक पे, वहां पे जो आप एक्सप्रेशन में वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं वहां पे सिंपल अलर्ट करा दीजिए, console.log की जगह अलर्ट करा दीजिए। मैं आपको कल बताऊंगा कैसे अलर्ट होता है, कोई चेंजेस नहीं। देखो जी नया टेक्नोलॉजी जब भी आता है तो पुराने टेक्नोलॉजी को अपडेट करता है, खत्म नहीं करता पूरा। अपडेट में समझ रहे हैं ना, मतलब जो यूज वाला चीज है वो रहेगा और जो यूजलेस चीज है उसे हटा दो। तो अलर्ट हमारा यूजलेस चीज थोड़ी ना है जो हट जाएगा, यूजलेस चीज हट जाता है। जैसे मान के चलो भाई अननेसेसरली अगर आप एक बटन कोई लोड करते थे वेब ब्राउजर में, तो अननेसेसरली पूरे वेब फॉर्म लोड होता था जो कि यूजलेस था कि नहीं था। तो फिर रिएक्ट ने कहा कि भाई अननेसेसरी एक्स्ट्रा पार्ट लोड हो रहा है, इसको रोका जाए। दिमाग लगाया होगा डेवलपर ने कि भाई यहाँ पे ये तो मेमोरी वेस्ट बिना मतलब के कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है। हकीकत बात है कि अगर एक आप बटन कंट्रोल को भी लोड करते हैं
तो पूरा इंटायर वेब पेज लोड होता है इन द केस ऑफ रियल डोम, इन द केस ऑफ जावास्क्रिप्ट, एंगुलर, एचटीएमएल वगैरह वगैरह। बट इन द केस ऑफ रिएक्ट सिर्फ बटन का ही एरिया लोड होता है, बाकी का अननेसेसरी स्पेस लोड नहीं होता। तो ये सब कुछ ऐसी चीजें थी जो यूजलेस थी, जिसे हटाया गया। बट सारी चीजें यूजलेस थोड़े ना जावास्क्रिप्ट का, अगर सारी चीजें जावास्क्रिप्ट का यूजलेस होता तो रिएक्ट को रिएक्ट जेएस नहीं बोला जाता, और रिएक्ट की कोडिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं हुई होती। और वो भी कब? एंगुलर के बाद। एंगुलर के अंदर टाइप स्क्रिप्ट की कोडिंग किया गया, किया गया कि नहीं किया गया? लेकिन सर। वापस इसके बाद रिएक्ट तो बाद में आया, एंगुलर तो 2010 में आ गया था, रिएक्ट तो 2011-13 में आया है, उसके बाद ही आया है ना। तो इसने अपने आप को जावास्क्रिप्ट के साथ ही रखा, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट पे मूव नहीं होने दिया। और एंगुलर देखिए, एंगुलर एक फ्रेमवर्क है, जबकि रिएक्ट क्या है? एक लाइब्रेरी है, लाइटवेट है, जो बहुत दिन तक चलेगा। अब इसी को देख लो, जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी, जेक्वेरी आज भी चलता है मेंटेनेंस वाले प्रोजेक्ट में, आज भी। सबसे बड़ा रीजन क्या है जेक्वेरी को चलने का? है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी ही, लेकिन लाइटवेट है। जो काम जावास्क्रिप्ट करेगा उससे वो वही काम जेक्वेरी भी करेगा, लेकिन सर, जल्दी करेगा, लाइन ऑफ टाइम कोड कम कम रहता लगेगा, है सर लाइन उसमें। ऑफ कोड कम हो जाएगा। जी तो सर। इसीलिए जेक्वेरी को मार्केट ने ज्यादा अडॉप्ट किया। सेम ईयर इन द केस ऑफ रिएक्ट, एंगुलर को यूज किया लोगों ने, लेकिन उससे ज्यादा अडॉप्ट किसको किया? रिएक्ट। बट आप कंपनी के सामने ये नहीं कर सकते, क्योंकि भाई जब एंगुलर प्रोजेक्ट बन रहा था तो वो सब प्रोजेक्ट्स की मेंटेनेंस भी तो होगी कि नहीं होगी। अब सारे प्रोजेक्ट नए टेक्नोलॉजी में बनना संभव नहीं है ना। अपने आप को अपडेट आप कर सकते हो, पूर्ण रूप से फॉर्मेट थोड़े ना कर सकते। अपडेट करने का मतलब है कि पुरानी चीज़ों को सीखते हुए आपने नई चीज़ों को सीखा, तो हर जगह ये चीज़ है। अब मान के चलो 100 इंजीनियर है, तो 100 के 100 क्या सब ने अपडेट कर ही लिया है? जो अप टू डेट हैं वो अपडेट किए हैं, तो उनकी सैलरी भी आगे बढ़ेगी। अच्छी बात है कि राज का 12 लाख वाला पैकेज पे जॉब फाइनल हो गया है, आज मुझे मैसेज किया था। मैंने बोला मेरा गिफ्ट, तो हाँ सर, बस सोच रहा हूँ कि सर क्या दूं आपको गिफ्ट में। चलो कुछ नहीं, जो मर्जी दे देना। अच्छा लगता है यार, कहाँ 7.5 लाख के पैकेज पे काम कर रहा था। उसके पहले उसकी सैलरी मात्र 20,000 रुपये थी। सिविल इंजीनियरिंग कर करके वो मुंबई में किसी ऐसे सिविल में काम कर रहा था। मेहनत काफ़ी किया है उसने, मेहनत तो इतना किया है कि मत कहो, भूत बन गया था वो। वही एक ऐसा विद्यार्थी है जो C# को 25 दिन में ख़त्म किया है, रिकॉर्ड बनाया उसने। जबकि वही C# औरंगाबाद के स्टूडेंट के साथ 6 महीना चला है। सोच लीजिए, पढ़ुआ बच्चों पर डिपेंड करता है। अगर कोई कहता है भाई कोर्स कितने ड्यूरेशन का है, तो मैं तो सीधे कहता हूँ स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। सच बात है, स्टूडेंट अगर स्मार्ट होगा तो भाई उसको जल्दी खींच लेगा, स्टूडेंट अगर एवरेज होगा तो समय लगेगा, है ना। चलिए, ये तो हो गया नॉर्मल कंडीशनल रेंडरिंग। अब चलते हैं कंडीशनल रेंडरिंग यूजिंग एलिमेंट्स। इसमें आपको क्या सीखने को मिलने वाला है, तो देखिए मैं आपको क्या दिखाता हूँ। इसमें एक और नया कंपोनेंट बना लेते हैं, कंडीशनल कंपोनेंट 1 डॉट जेएस। इसके पहले जो मैंने कंडीशनल कंपोनेंट बनाया था उस किस नाम से बनाया था? कंडीशनल कंपोनेंट के नाम से। अब किस नाम से बनाया? 1 के नाम से, ठीक है। इंपोर्ट किया यूज स्टेट, और इसके बाद हमने फंक्शन को कॉल किया जिसका नाम हमने दिया कंडीशनल कंपोनेंट 1, और यहाँ से हमने ब्रेसेस को स्टार्ट कर दिया है। कॉन्स्ट के अंदर हमने लिस्ट डिफाइन किया डिस्प्ले एंड सेट डिस्प्ले, और इसके बाद हमने क्या किया? यूज स्टेट को कॉल करके यहाँ पे 0 असाइन कर दिया, 0 की जगह फॉल्स, क्योंकि मैं बुलियन वैल्यू फिर से लेने वाला हूँ। एक जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल बनाया हूँ, देखिए लेट। लेट और वैर कहाँ पे यूज होता था? जावास्क्रिप्ट के अंदर। देखिए रिएक्ट ने मना नहीं किया है, रिएक्ट अगर जावास्क्रिप्ट के, तो फिर रिएक्ट कुछ ना करे,
अब एकदम से नया कैसे कोई हो सकता है? नया चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए पुराने चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, तभी अब नए चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। तो रिएक्ट ने इतना दिया हुआ है फैसिलिटी कि आप जावास्क्रिप्ट के भी फंक्शन एंड वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और इवन इसके सारे कंपोनेंट भी तो .js फाइल से बन रहे हैं ना। बेशक आप उसके अंदर की जो कोडिंग लिख रहे हो JS6 की कोडिंग लिख रहे हो, लेकिन आपको फाइल जो हो JS का ही है, ठीक है? हाँ जी, फिर दोस्त कुछ बोल रहे हैं क्या? इससे पहले जो हम लोग सर वेरिएबल ले रहे थे हम्म, उसको तो लेट वेयर नहीं लगा रहे थे, अगर यहाँ पर भी नहीं ले तो काम हो जाएगा कि लेना ही पड़ेगा सर? एक्चुअली हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट पास करना चाहते हैं, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करके कुछ एलिमेंट को डिस्प्ले करवाने वाले हैं बाइंडिंग एक्सप्रेशन में। और चूंकि ये फंक्शनल कंपोनेंट है तो मुझे दिस कीवर्ड लगाना नहीं पड़ेगा, हम बड़े आराम से रिटर्न कर लेंगे, ठीक है? बाकी जावास्क्रिप्ट है, लेट नहीं भी लगाओगे तो दौड़ेगा यार। कहाँ हम लोग आर्गुमेंट के अंदर वेरिएबल वैर और लेट लगाते हैं, बिना लगाए भी काम करता है कि नहीं? करता नहीं करता है, बताइए जरा। जी सर। वही देखिए, इस वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज करा रहा हूँ एक एलिमेंट से, क्योंकि मैं इस बार कंडीशनल को रेंडर कर रहा हूँ एलिमेंट के साथ। इसके पहले हमने कंडीशनल रेंडरिंग किया सिंपल, इस बार एलिमेंट के साथ, यानी h3 मान के चलिए एक एलिमेंट है किसका, HTML का, जिसके अंदर एक मैसेज लिखा हूँ दिस इज ए कंडीशनल कंपोनेंट। आप कुछ भी लिख सकते हो। अच्छा, ये पूरा एलिमेंट हमने किसको असाइन कर दिया, एक वेरिएबल को। सोचिए जरा, एक वेरिएबल की कैपेसिटी है कि आपके HTML के रेगुलर एलिमेंट को भी स्टोर कर सकता है, ठीक है जी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं आगे, अभी आउटपुट वेरिएबल को यहाँ पे असाइन किया हूँ, और असाइन करने के बाद मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे सेमीकोलन लगा भी सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेमीकोलन में यहाँ पे कोई आपत्ति नहीं है। एल्स पार्ट क्या करना है, यहाँ पे आउटपुट असाइन करिए और यहाँ पे लिखिए वही चीज h3, ठीक है, नथिंग टू डिस्प्ले। इसके बाद रिटर्न करेंगे डिव के अंदर एक्सप्रेशन में आउटपुट को डिस्प्ले कराएं, ठीक है। आउटपुट क्या है, एक जावास्क्रिप्ट वेरिएबल है। इसके पहले वाला एग्जाम्पल और अब वाला एग्जाम्पल में आपको थोड़ा फर्क दिख रहा होगा। पहले वाला एग्जाम्पल में हम कंप्लीट डीप को ही रिटर्न करवा रहे थे कंडीशन के बेसिस पे, अभी हम वेरिएबल के अंदर उस एलिमेंट को ले लिए, उससे थोड़ा और लाइट वेट हो गया अगर देखा जाए तो, और हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं, फिर उस वेरिएबल का वैल्यू डिव के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, लास्ट में हमको एक लाइन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना होगा, एक्सपोर्ट वाला जो लाइन लिखा जाता है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ये तो याद हो गया होगा आप लोग को, कंडीशनल कंपोनेंट 1, ठीक है। अब इसके बाद नॉर्मली app.js फाइल के अंदर इसको कॉल कर दीजिए। ये रहा हमारा app.js फाइल, और कंडीशनल कंपोनेंट की जगह कंडीशनल कंपोनेंट 1 कर देते हैं, ठीक है। एक बार इसको लिखना पड़ेगा अच्छे से, ये दोबारा लिखते हैं, तभी ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कर पाएगा। यस, पूरा लाइब्रेरी हिडन हो गया क्योंकि वो यूज में नहीं है, और नीचे वाला लाइब्रेरी हिट हो गया क्योंकि यूज में है, ठीक है जी। अब इसको मैं दिखाता हूँ आपको, तो क्या दिख रहा है, पहले नथिंग टू डिस्प्ले। क्यों ऐसा दिख रहा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग वैल्यूज का फॉल्स सेट कर रखा है। ये देखिए, अगर इसको ट्रू करूंगा तो आउटपुट के अंदर क्या जाएगा, दिस इज कंडीशनल कंपोनेंट, क्या जाएगा, दिस इज कंडीशनल कंपोनेंट। तो अब क्या दिखेगा, दिस इज कंडीशनल कंपोनेंट। कितना फास्ट दिखता है, आप सेव करते हैं और वहां रेंडर हो जाता है, क्योंकि भाई पूरा इसको वेब ब्राउजर लोड होने में समय नहीं लगता ना। बाकी सारी टेक्नोलॉजी, वेब टेक्नोलॉजी में क्या है ना कि आप यहाँ सेव करते हो और इसको रिलोड करते हो, रिफ्रेश करते हो, क्यों ना, क्योंकि रियल डोम थोड़ा स्लो होता है। अब इसे बस इतना ही कंटेंट को रिफ्रेश करना है, कितना समय लगना है, आपको सेव मारते ही ये रिप्लेस हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाता है, बिल्कुल अपडेट हो जाता है। और अगर वर्चुअल रियल डोम की बात करें ना, तो पूरा पेज आपका लोड होता है, इसलिए कई बार हमारा पेज फंस जाता है,
तो यहाँ से उसको रिलोड करना पड़ता है, तब जाके आपको अपडेटेड आउटपुट दिखता है उसके अंदर। यहाँ पे रिफ्रेश का तो कम से कम पंगा नहीं है, क्योंकि डिजायर्ड आउटपुट जो है डिजायर्ड प्लेस ही सिर्फ लोड होता है वर्चुअल डोम में, बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होता। तो ये मैं आपको बताया कंडीशनल रेंडरिंग विद एलिमेंट, यानी कंडीशनल के साथ साथ एलिमेंट को भी हमने पास कराया। और एलिमेंट हम किसको बोल रहे हैं? HTML एलिमेंट्स, ठीक है। इसे टैग भी बोला जाता है और HTML एलिमेंट भी बोला जाता है। तो दोनों में से अगर आप कुछ भी बोलोगे, लेकिन एलिमेंट्स थोड़ा ज़्यादा ही टेक्निकल वर्ड है ना, तो एलिमेंट्स आप बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ टर्नरी ऑपरेटर। हालांकि बाकी इफिल्स, लैडर इफिल्स का कहानी वही है, आप लोग को दे देंगे असाइनमेंट, करिएगा उस पर। अब यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर कैसे लगता है, जिसको टर्नरी कंडीशनल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टर्नरी कंडीशनल। बट उससे पहले इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ कंडीशनल रेंडरिंग विद एलिमेंट्स। अब इसके बाद नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो टर्नरी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? टर्नरी कंडीशनल डॉट जेएस। इंपोर्ट करेंगे यूजर स्टेट को, और इसके बाद फंक्शन टर्नरी कंडीशनल, ठीक है। नाम बिल्कुल सही है, वही नाम जो हमने कंपोनेंट का नाम रखा है, टर्नरी कंडीशनल, ठीक है। इसके अंदर भी लिस्ट बना लेते हैं, वही सेम, और यूजर स्टेट यहाँ पे शाइन कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आप सेमीकोलन लगाओ ना लगाओ, इतना इग्नोर करके चलता है रिएक्ट। रिटर्न डिस्प्ले टर्नरी ऑपरेटर, यानी यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर जब हम लोग पढ़े थे तो आपको याद होगा उसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन मार्क के साथ कोलन लगता है, ठीक है। तो देखिए कैसे लगेगा। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लगा, ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, डिव स्टार्ट हुआ, ठीक है। और डिव के अंदर हमने एक H3 एलिमेंट दे दिया जिसका नाम हमने क्या लिखा है? दिस इज कंडीशनल कंपोनेंट, ठीक है। और इसके बाद इस डिव के बाद हमने इसे बंद कर दिया, और नहीं बंद नहीं किया, इसके बाद फिर हमने कोलन दिया क्वेश्चन मार्क के बाद, और फिर ब्रैकेट स्टार्ट किया और एक और डिव दिया कि भाई या तो ये चले नहीं तो ये चले, ये ट्रू पे चलेगा और ये फॉल्स पे चलेगा। यही होता है ना टर्नरी ऑपरेटर। बट हम लोग जब सी शार्प की बात करें या जेश की बात करें तो कंडीशनल कैसे यूज करते थे? इसी के साथ ऐसे ना, बट रिएक्ट में ऐसे नहीं, ऐसे, यानी पूरा एक बार रिटर्न खत्म हो जाएगा तब लगेगा आपका कोलन, यानी दिस कंप्लीट पार्ट इज ट्रू पार्ट एंड दिस इज फॉल्स पार्ट, ठीक है। अब इसके अंदर क्या दिखाना है हमको? वही सेम चीज H3 के अंदर, नथिंग टू डिस्प्ले, बहुत ही सिंपल है। और इसके बाद इसको आप बंद सर कर वो दो। रिटर्न के बाहर क्यों लेगा? क्योंकि वो भी तो रिटर्न ही करेगा। कौन सा? दोनों तो देखो रिटर्न मतलब यहाँ करेगा पे जब। क्या है ना देखिए ये रिटर्न जो है ना बेसिकली, देखिए या तो ये करेगा या ये करेगा। रिटर्न आपका यहाँ पे खत्म हुआ ओवरऑल अगर देखा जाए तो, समझ गए। एक बार ब्रैकेट चेक कर लेता हूँ। ब्रैकेट जो ब्रैकेट। है, ब्रैकेट कोई बात नहीं है, ब्रैकेट से मत घबराओ, ये पूरा एक ही लाइन है समझो तो,
हमको लगा रिटर्न वर्क खत्म हो गया। नहीं खत्म नहीं, सेमी कॉलन नहीं ना है, वी आर नॉट पुटिंग सेमी कॉलन यार ना, क्योंकि सेमी कॉलन का मतलब होता है टर्मिनेशन, यानी वी आर टर्मिनेटिंग लाइन फ्रॉम हेयर, but we are not using semicolon here, so you cannot consider that return ending here. Semicolon I have put it here, so return ending here, but this is a complete line. This part of line indicate true part and this part of line indicate false part. It means when you assign value true to the display, return will display this part of line. When you pass false to the display, return will display this part. क्लियर है? अब इसके बाद मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ इसको। बहुत मजेदार है यार रिएक्ट में, तो मतलब क्या कहूँ, मतलब आफ्टर एंगुलर बहुत ही टेस्टी है। एक तरह से बोलते हैं ना, खाना खाने के बाद लास्ट में आइसक्रीम मिल जाता है या कोई स्वीट मिल जाता है तो खाना का मतलब माहौल ही बदल जाता है। सेम यार सर, हम लोग के लिए मिर्चा है सर, इधर भी सर। मिर्चा है नहीं, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में आइसक्रीम थोड़ा कड़वा भी लगता है, कई बार अगर ज्यादा ठंडा आइसक्रीम हो ना तो मुंह का दांत किनकिना जाता है, लेकिन बाद में बड़ा अच्छा लगता है शहजाद, है ना? तो वही वाला बात है आइसक्रीम है इसके सर। साथ। यस, दांत कनकनाने वाला यार जल्दी से महंगा वाला आइसक्रीम के नाम लेकर के इनकी प्लेसमेंट की याद आ जाती है। इस ग्रुप का प्लेसमेंट के साथ पार्टी भी है, समझ गए ना? जितनी जल्दी प्लेसमेंट उतना ही जल्दी पार्टी, और बेहतरीन पार्टी ग्रुप टुगेदर, है ना? बढ़िया लगेगा, अच्छा लगेगा। देखो ऊपर वाले कब सुनते हैं इन लोग को, ठीक है ना? लगे रहो जी आप लोग मन तन से, खूब मेहनत करते रहो। नरी कंडीशनल है ना, इसको कॉल करते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट। वैष्णवी हाइट का आइसक्रीम याद आ गया, वही फेयरवेल पार्टी का, खाने के बाद आइसक्रीम चला था वहां पे भी। चलिए ना सर, खाते हैं तब। चलिए नहीं फिर दोस्त, अच्छा चलिए सबसे तो एक दिन बात करते हैं, है ना? पहले ही खाते हैं सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, और दिक्कत क्या, क्या, एक बार खाया चलते जाएगा। हैं, खाया जाएगा सर। हम भी खा लेंगे, कैसा है सर? चलो प्लान बनाते हैं किसी दिन। जी सर। सर पैसा पे फिर दोस्त भाई करेंगे ना? अरे ऐसा कुछ पैसा थोड़ी ना, कोई बात थोड़ी है सर, अब मैं ही पैसा कर कोई दूंगा। नहीं सर, जब हम कहें तो हम करेंगे। फिर दोस्त भाई की तरफ जाएगा तब ना। दिल का बड़ा है भाई। कोई दिक्कत नहीं सर, आप चलने के लिए हाँ तो बोलिए। बस सुन लिया ना सजाद, इसलिए कहते हैं कभी कभी उधर उधर भी चल जाया करो, मार्केट साइड थोड़ा घूम लिया करो, एक ही जगह बैठे बैठे दिमाग सिंक हो गया है। सर सिर्फ आपको बोल रहा है, सबको नहीं बोल रहा है ना। तो देखिए सर, अब आप में सब आ जाते हैं सर, अगर आप चलिएगा तो सब हाँ चलिएगा। बिल्कुल सही बात है, और उसको पता नहीं कि सर अकेले जाने वाले नहीं है, फिर वही इसको ना, नहीं आप पता में तो है। सब है। अब मैं अकेले कभी जा सकता हूँ, कभी नहीं सर जा सकता हूँ। मेन मशीन को ही अगर हम लेगा सर तो पार्ट रह के क्या करेगा सर, तो आप सही मशीन बात तो है। चली जाएगा। हाँ मुझे कह रहा है, यानी सभी को कह रहा है, सही बात है। मैं समझता हूँ आपके भावनाओं को, वो नहीं समझता, वो समझ रहा है लेकिन जानबूझ से थोड़ा सा खिलवाड़ी कर रहा है आपके साथ। समझ रहा है सर। सर, तो उंगली क्लास करता है। क्लास में ही ऑर्डर करवा दीजिए ना। देखिए अच्छा सर, देखो क्लास भाई, का तो बात हुआ नहीं सर, अब यहाँ क्लास अब चलेंगे तो फिर वैष्णवी हाट में चलेंगे सर, ये क्लास में आएगा सर ये। बिल्कुल। हाँ भाई क्लास में तो कभी भी कर सकते हैं, वहाँ तो कभी कभी जाया जाता है ना। चलिए ठीक है, ये टर्नरी ऑपरेटर का एग्जांपल, और हमने यहाँ पे ट्रू असाइन किया था, इसलिए दिस इज कंडीशनल कंपोनेंट दिखा। अगर फॉल्स असाइन करोगे तो यहाँ पे आपको नथिंग टू डिस्प्ले सेम आएगा। तो रिएक्ट को अभी तक हमने कंडीशनल रेंडरिंग विद एलिमेंट्स, टर्नरी ऑपरेटर, और इसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग लिस्ट रेंडरिंग भी सीखने वाले। लिस्ट रेंडरिंग कहने का मतलब कि अगर किसी लिस्ट को रेंडर करना हो, डिस्प्ले करना हो, तो उसके लिए रिएक्ट ने क्या दिया हुआ है, ठीक है, जो कि हम लोग अगला क्लास में जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही, इसका आप लोग नोट्स वगैरह बना लीजिएगा, और सर पीछे से प्रैक्टिस बार बार करते रहना, ठीक है ना? क्योंकि प्रैक्टिस बहुत कमजोर है, आज सबको पनिशमेंट मिला था
इतने वीक हैं आप लोग, कमजोर, मतलब इतने, हर टेक्नोलॉजी में, किसी भी टेक्नोलॉजी में 2/10 रेशियो आप लोग का नहीं है। शहजाद और फिरदौस का फिर भी अच्छा रहा, कम से कम पनिशमेंट से तो बचे, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस करिए, सर है ना। बोलिए। सर आप सुबह में लाइट वेट का सर एग्जाम्पल बताए थे, तो थोड़ा सा और अभी बता दो सर। तो मैंने मैं लाइट अभी वेट अभी का मतलब बिल्कुल बिल्कुल। चलो जी, मधु बताओ तो लाइट वेट का मतलब क्या होता है, बताइए वन बाय वन। It take less memory and less time for execution. लेस टाइम, लेस टाइम एंड लेस कम मेमोरी। समय में अच्छा परफॉर्मेंस करना सर, वही बात है। और उसी पे काम ही किया जा रहा है, रात दिन जो टेक्नोलॉजी है उसी पे काम किया जा रहा है। आज हमारा वर्चुअल डोम क्यों चलने लगा, इसका मेन रीजन था कि जो रियल डोम है वो ज़्यादा समय ले रहा था, है ना। तो समय को कम किया गया, मेमोरी बचाया गया, तभी तो रिएक्ट को लाइट वेट बोला जा रहा है। सर इसको लाइन ऑफ कोड कम बोल सकते हैं सर, कि लाइन ऑफ कोड को लाइन ऑफ करता कोड है से सर। लाइट वेट का कोई मतलब नहीं है फिरदौस। देखो, कोड का कोई वेट नहीं होता डियर वन, कोड का कोई वेट नहीं होता। अगर मैं आपको कह दूं कि एक 2000 की लाइन की कोडिंग है, लाइन ऑफ कोड बोल रहे हैं सर, वेट सर तो रिड्यूस ऑफ कोड बोल सकते हैं ना सर, ये सर जब रिएक्ट कीजिए रिड्यूस ऑफ कोड। कोड से लाइट वेट का कोई लेना देना नहीं है। मैं वही तो बात बता रहा हूँ वो नहीं सर, उसका एग्जांपल बोल कि रहे हैं अगर सर। आप ये सोच रहे हैं कि एक फंक्शन जिसके अंदर 2 लाइन की कोडिंग है और एक क्लास जिसके अंदर हजारों लाइन की कोडिंग है, बट अगर मान के चलो वो क्लास आपका रिएक्ट के अंदर है और फंक्शन आपका जेएस के अंदर है, तो फिर भी आपका क्लास जावास्क्रिप्ट के फंक्शन से ज़्यादा लाइट वेट है। वो डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म के ऊपर, इन्वायरमेंट के ऊपर। लाइन ऑफ कोड से कोई भी लेना देना नहीं है। आप लाइन ऑफ कोड को वजन से मत मेजरमेंट कीजिए, ये कोड कम है तो लाइट वेट हो गया, नो। लाइट वेट का सीधा मतलब है कम टाइम और कम मेमोरी से। आप ये भी मत सोचो कि 1000 लाइन ज्यादा समय ले सकता है और एक लाइन कम समय ले सकता है, वो डिपेंड करता है प्लेटफॉर्म पे। तो मान के चलो विजुअल स्टूडियो डॉट नेट को यूज करके एक फंक्शन बनाया जाए और एक रिएक्ट को यूज करके फंक्शन बनाया जाए। बेशक रिएक्ट के अंदर 100 लाइन की कोडिंग लिख दो और विजुअल स्टूडियो डॉट नेट के अंदर 2 लाइन की कोडिंग लिखो, तब भी परफॉर्मेंस में रिएक्ट आगे निकल जाएगा। जहां तक कि लाइन ऑफ कोडिंग की आप बात कर रहे हैं, तो हमने लाइन ऑफ कोड रिएक्ट में ज्यादा रखा है, विजुअल स्टूडियो डॉट नेट में 2 ही लाइन रखा है, तो लाइन ऑफ कोड तो कम है। लेकिन विजुअल स्टूडियो डॉट नेट हैवी है और रिएक्ट लाइट वेट है, क्योंकि विजुअल स्टूडियो को जब विजुअल स्टूडियो करेगा लोड, तो पूरे वेब ब्राउजर पे लोड करेगा, क्लाइंट टू सर्वर कम्युनिकेशन करेगा, तो उससे टाइम तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन जब रिएक्ट की बात करें तो वर्चुअल डोम सीधा लोड हो जाता है क्लाइंट पे ही, तो इधर टाइम नहीं लगना है। तो लाइट वेट का मतलब सीधा लेस टाइम एंड लेस मेमोरी से ही है, लाइन ऑफ कोड से नहीं, लेस लाइन ऑफ कोड से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना बार पढ़िएगा लाइट वेट का मतलब आपको वही मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आपको शेयर करता हूँ।